Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. स्टूडेंट्स पिछली क्लास के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड जनरेटर्स को देखा, और इसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे सो दैट जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हमने पढ़े उनको हम वहाँ पे वैलिडेट कर सकें। ठीक है, हमने डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पढ़ा क्योंकि डीसी जनरेटर्स आर नॉट दैट कॉमनली यूज्ड दीज डेज। ठीक है, and also because of the limited time available with us. So आज की लेक्चर के अंदर we are going to discuss the different type of DC motors. ठीक है, मोटर प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से हम मोटर को यूज करते हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास डीसी मोटर्स की। यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हम मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि डीसी मोटर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। So a DC motor is a device that converts DC electrical energy into mechanical energy. और वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम वही है जो हम पहले पीछे कई बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, दैट कंडक्टर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप। द फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। ठीक है, सो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब अगर हम एक्चुअल मशीन के अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या है। ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखें तो मशीन आपके पास चाहे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो, वो सेम ही एक ही चीज है। ठीक है, एटलीस्ट थियोरेटिकली। अब डीसी मोटर में क्या होता है, हमारे पास हम इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो टर्मिनल्स ऑफ मोटर्स हैं वो कनेक्टेड है टू अ डीसी सप्लाई, क्योंकि उन्हीं के जरिए आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आपके पास इनटू योर आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है, यू हैव अ बंच ऑफ कंडक्टर्स, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं आपके पास जो कि करंट कैरी कर रहे हैं। ये कौन सा करंट है, जो डीसी सप्लाई में से फ्लो करके आर्मेचर में जा रहा है। एंड इन द स्टेटर यू हैव फील्ड मैग्नेट्स। अब ये फील्ड आपके पास डिफरेंट तरीके से हो सकती है। इट कैन बी अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, इट कैन बी अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर एज वेल, जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो कंडक्टर अंदर अंडर नॉर्थ पोल हैं दे विल कैरी करंट इन वन डायरेक्शन, और जो कंडक्टर्स आपके पास अंडर साउथ पोल आ रहे होंगे दे विल बी कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। होगा क्या इसकी वजह से कि फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वन फोर्स विल बी अपवर्ड एंड द अदर विल बी डाउनवर्ड। तो होगा क्या, आपके पास करंट विल स्टार्ट, सॉरी, टॉर्क विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, टॉर्क प्रोडक्शन होगी एंड द कंडक्टर्स विल स्टार्ट रोटेटिंग। सो दिस इज हाउ बेसिकली a motor works. So an important term when you talk about DC motor is of back EMF. ठीक है, why it is called back EMF and what it is. Let's have a look. But before going into the definitions, before going into the concepts, मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराता चलूं। जब हम एसी मशीन की फंडामेंटल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फॉर इंस्टेंस जब हम सिंक्रोनस मशीन देख रहे थे तो हमने कहा था कि लेट द रोटर बी रोटेटिंग एट स्पीड ओमेगा, ठीक है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इफ द मशीन इज वर्किंग as a generator, then it will produce a torque which will be opposite to the direction of rotation. ठीक है, so ये torque generated था हमारे पास। ये जो आपके पास torque था, this is opposite to the applied torque and that's why it was called the counter torque or the opposing torque. वहां पे जो हमने इसको नाम दिया था, this term was referred to as mechanical drag. अब इसके जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट जब आप मोटर्स में आते हैं, ठीक है, दैट इज ऑफ बैक ईएमएफ। ये चीज हम डीसी मशीन में देखने जा रहे हैं। सो होता क्या है कि जब आप आर्मेचर को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर इज अ सेट ऑफ कंडक्टर्स, you have a bunch of conductors in your armature, and when this armature cuts the magnetic field, voltage gets induced, same जैसे जनरेटर में होता है। ठीक है, but this induced voltage is actually in opposite direction to the applied voltage as per the Lenz's law. ठीक है, so the effect is actually opposing its cause. This is what Lenz's law is. And this voltage is called the back EMF or the counter EMF. इसको अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो सेम वही इक्वेशन होगी जो आपने पीछे डिराइव की थी पिछले लेक्चर के अंदर फॉर द जनरेटर। सो ये रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई किया था K डैश फाई एन। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये बैक ईएमएफ डिपेंड कर रहे हैं फ्लक्स के ऊपर एंड ऑल्सो एट द स्पीड। ठीक है, सो बेसिकली फ्लक्स हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट होता है। अब जब आप स्पीड को रोटेट करते हैं इस बैक ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, बट रिमेंबर दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द applied terminal voltage.
So let's discuss this further. उसके लिए हम देखते हैं कि let's suppose we have a shunt wound DC motor, ठीक है। जैसे हमने शंट वाउंड डीसी जनरेटर देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक शंट वाउंड डीसी मोटर को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर शंट वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, एक टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज माय टर्मिनल वोल्टेज। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे एक वोल्टेज हमारे पास इंड्यूस हो चुका है ईजी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एसोसिएटेड एक आर्मेचर की वाइंडिंग है। सो ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। दिस विल बी योर आर्मेचर करंट। अब अगर आप आर्मेचर करंट की इक्वेशन की बात करें तो आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू दिस, आई ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी टी माइनस ई जी डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है जी। सो नाउ यू सी कि आर्मेचर करंट को जब आप आर्मेचर, इन ऑर्डर टू फ्लो द आर्मेचर करंट, the applied voltage, you have applied some voltage V, and the EMF, the back EMF is actually opposing the terminal voltage, ठीक है। तो back EMF क्या करे, it is opposing the this applied voltage V, और हम कहते हैं कि this applied voltage has to force current through the armature against the back EMF, जो आपको यहाँ दिखा है। इसको आप EG कह लें या चाहें तो आप इसे EB कह लें, ठीक है, इट डजेंट मैटर। चलिए मैं इसको अब यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि हम अपने डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू कर सकें। ओके जी, फाइन। सो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ओवरकमिंग एंड कॉजिंग द करंट टू फ्लो अगेंस्ट ए बी, ठीक है। ये जो वर्क डन है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड इन द आर्मेचर, ठीक है। सो दिस एनर्जी कन्वर्जन जो हमारे पास यहाँ हो रही है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ का कंसेप्ट ही नहीं हो तो देयर वोंट बी एनी एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी कन्वर्जन, सॉरी। एंड हमने देखा था कि आर्मेचर करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या है। एंड नाउ इफ यू सी इन दिस इक्वेशन, if the value of EB increases, armature current decreases, and this EB will increase only, for instance, when the speed increases. So if the speed increases, EB increases and this armature current decreases. So जैसे ही मोटर आपके पास ज्यादा स्पीड के ऊपर मूव करेगी, बैक ईएमएफ की वैल्यू आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी एंड आर्मेचर करंट विल डिक्रीज। ओके जी, एट नो लोड अगर हम बात करते हैं तो नो लोड में हमारे पास क्या होने जा रहा है। एट नो लोड हमारे पास चूंकि लोड शाफ्ट के ऊपर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो लोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टॉर्क की। सो जो टॉर्क हमें चाहिए दैट इज जस्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है जी। सो आई ए जो करंट है आर्मेचर में वो बहुत स्मॉल है एंड ई बी इज एसेंशियली इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल करीब करीब है हमारे पास। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास आई ए स्मॉल है। अब क्या है कि मोटर को हमने सडनली लोड कर दिया है, तो क्या होगा, सबसे पहले जब मोटर को आप लोड करेंगे तो आर्मेचर स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। इट मेक सेंस, आर्मेचर स्लोज डाउन तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड जिससे वो आर्मेचर मूव कर रहा था वो कम हो गई है। एंड इफ द स्पीड डिक्रीजेस, ईबी फॉल्स, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दिस ईबी इज एक्चुअली, this EB is dependent on that relationship of K phi into ओमेगा, ये हमने रिलेशनशिप देखा था। सो अगर स्पीड कम हो रही है तो आपके पास क्या होगा, दिस EB is going to decrease and if EB decreases this means IA will increase, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे एक लार्ज करंट आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब है ड्राइविंग टॉर्क अचानक आपके पास बहुत बढ़ जाएगा। ओके, अब क्या, अगर हम लोड की बात करते हैं, अगर लोड को आपने दोबारा डिक्रीज कर दिए तो क्या होगा आपके पास, तो उस इंस्टेंट के ऊपर ड्राइविंग टॉर्क थोड़ी देर के लिए आपके पास एक्सेस में होगा और आर्मेचर क्या होगा, थोड़ा स्पीड अप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लोड हटा दिया। और जब आर्मेचर स्पीड अप करेगा तो क्या होगा, ईबी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ईबी इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओमेगा, ठीक है, एंड आई ए डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है आपके पास कि बैक ईएमएफ इज एक्चुअली रेगुलेटिंग द करंट फ्लो इन द आर्मेचर करंट, ठीक है। सो इट इज बैक ईएमएफ दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ आर्मेचर करंट and it automatically changes the armature current as per the requirement from the load. And now we have these different types of DC motors. ये सेम वही टाइप्स हैं जैसे हमने DC जनरेटर में पढ़ी थी और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हम मोटर्स में
दोबारा इनको डिस्कस नहीं करेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, उसी तरीके से वर्किंग है, एंड इक्वेशंस आल्सो रिमेन द सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि अब जो करंट फ्लो है वो आपके पास डिफरेंट है। करंट फ्लो इज फ्रॉम टर्मिनल, आपके जो टर्मिनल से, इनपुट टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहे हैं, एंड इट इज फ्लोइंग इनटू द आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर में जा रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप वो आपके पास फील्ड वाइंडिंग में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे कि इस केस में फॉर अ शंट वाउंड मोटर। ठीक है, सो नाउ यू शुड नो कि इक्वेशन क्या होगी। सो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखनी है फॉर दिस मोटर, तो क्या होगा, दिस V विल बी इक्विवेलेंट टू IA RA प्लस EB कह लें आप उसे, या आप उसे EG कह लें। ठीक है, बाकी तमाम कंसेप्ट वही हैं जो हमने DC जनरेटर्स के लिए किए थे। ठीक है, और आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे DC जनरेटर थे, बिल्कुल उसी टाइप के आपको सॉल्व करने को दिए जा सकते हैं फॉर DC मोटर्स एज वेल। तो लेट्स डिस्कस द टॉर्क एंड स्पीड इक्वेशन फॉर डीसी मोटर्स। सबसे पहले हम टॉर्क देख लेते हैं। ठीक है जी, सो वी नो फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ जनरेटर्स के टॉर्क की जो इक्वेशन है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, torque induced or the armature torque is given by this, so k phi into Ia, where this k is a constant, zp upon 2 pi a। ठीक है, चूंकि ये constant है तो हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं। We can say that induced torque or the armature torque is directly proportional to flux and also the armature current. Now this equation can be further actually modified depending on the type of machine that you have। ठीक है, चलिए let's first discuss a shunt motor। For instance shunt motor में अगर आप देखें तो shunt motor में जो flux है वो आपके पास essentially it is constant। Why? Because this flux is actually produced because of the current flowing into this field winding। ठीक है, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हाई? क्योंकि जो वोल्टेज है अक्रॉस द वाइंडिंग इट इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड करंट इज नथिंग बट दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, जब दोनों टर्म कांस्टेंट है तो करंट आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट। देयर आर सम अदर कंसेप्ट्स जिसकी वजह से फ्लक्स अफेक्ट होता है, बट उन्हें हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एट दिस मोमेंट वी सी दैट द फ्लक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बन जाता है, इंड्यूस्ड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। बट रिमेंबर दिस इज फॉर शंट मोटर, और ये रिलेशनशिप हमने शंट मोटर का देखा है। सीरीज मोटर की अगर आप बात करें तो हैव अ लुक, सीरीज मोटर में जो फ्लक्स है वो इट इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज वाइंडिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द लाइन करंट। ठीक है, और द आर्मेचर करंट। सो फील्ड में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज योर आर्मेचर करंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जो फाई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय IA, बिकॉज फाई बेसिकली आपके पास अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर करंट। सो दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एंड वी कैन राइट इट डाउन एज IA स्क्वायर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, फाई की जगह हमने IA लिख दिए फॉर सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। इनफैक्ट फाई, क्योंकि आपके पास आर्मेचर करंट ही आपके पास फील्ड वाइंडिंग में गुजर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, सो आई होप दिस इज नाउ मोर क्लियर। सो हमने ये देखा कि ये हमारे पास कंसेप्ट है, और ये हमारे पास कौन सा टॉर्क है, रिमेंबर दिस इज द टॉर्क इंड्यूस्ड टॉर्क और द आर्मेचर टॉर्क। दिस इज नॉट द टॉर्क जो हमारे शाफ्ट टॉर्क है, शाफ्ट पे अवेलेबल है। शाफ्ट पे वो टॉर्क है दैट कैन बी एक्चुअली यूटिलाइज फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ठीक है जी, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क। अगर आप स्पीड इक्वेशन में बात करते हैं तो स्पीड की इक्वेशन आपके पास इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अब बैक EMF कह रहे हैं। इसी इक्वेशन को यूज करके आप चाहें तो स्मॉल n कहें या आप चाहें तो कैपिटल N से इसे लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि k is a constant, so you see that n is directly proportional to two quantities। It is directly proportional to EB and inversely proportional to the flux। ठीक है, अब ये दो रिलेशन जब हमने डेवलप कर लिए, इसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के लिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड वी शैल बी यूजिंग दीज टू रिलेशनशिप। सो मेक श्योर आपको ये दोनों रिलेशनशिप्स क्लियर हों। ओके जी, अब हमें जरूरत इस बात की है कि हमें पता हो कि कौन सी मोटर हमने कहाँ यूज करनी है। ठीक है, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ DC मोटर कैन बी जज फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखने जा रहे हैं, और वही बेसिकली
मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होंगे। कौन कौन से हमारे पास कर्व्स हैं? वो हमारे पास बेसिकली तीन कर्व्स हैं। एक हमारे पास है बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर, ठीक है, इनके दरमियान हम रिलेशनशिप कहेंगे। इसे हम इस कर्व को हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं मोटर की, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या है हमारे पास, इस बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर करंट, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे पास अगला है दैट इज बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी मोटर को हमने कहाँ यूज करना है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर अ गिवन मोटर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शंट मोटर। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखने जा रहे हैं दैट इज ऑफ टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, ठीक है। शंट मोटर के लिए अभी हमने ये डेवलप की थी बात कि फ्लक्स इज कांस्टेंट, सर्किट आप देख सकते हैं यहाँ गिवन है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है आपके पास, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, करंट इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर बेसिकली द फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, इंड्यूस्ड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि एक लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन टॉर्क एंड करंट। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनने जा रही है, ठीक है, विच हैज बीन shown here. So you see this is your armature torque, जो armature पे आपको torque मिल रहा है, और the induced torque, and this dotted is showing your shaft torque, ठीक है। और आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो शाफ्ट पे टॉर्क है इट इज लेस देन योर आर्मेचर टॉर्क। इट इज बिकॉज आपको फ्रिक्शन आपके पास है, विंडेज है, तो आपके पास टोटल टॉर्क आपको नहीं मिलता आउटपुट के ऊपर, सम टॉर्क इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द लॉसेस। अच्छा जी, यहां से आपको नजर आ रहा है कि आपके पास टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। सो इफ यू हैव हैवी लोड, ठीक है, तो देन यू वुड नीड अ वेरी लार्ज करंट, ठीक है, इन डीसी शंट मोटर्स। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि शंट मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड, और यही प्रैक्टिस होती है कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ हैवी लोड। ओके जी, अगली जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑफ अ शंट मोटर दैट इज ऑफ स्पीड एंड आर्मेचर करंट, ठीक है जी। इसके लिए हम स्पीड की इक्वेशन देख लेते हैं। स्पीड की जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। और शंट मोटर में आपको मालूम है कि फ्लक्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इवन दिस ई बी इज नॉट वेरिंग अ लॉट। तो एसेंशियली जो दोनों पैरामीटर्स हैं ईबी में वेरिएशन होती है लेकिन वो ना होने के बराबर होती है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। सो अगर हम इसे मान लें कि कांस्टेंट है तो ईबी भी कांस्टेंट है और फ्लक्स भी कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आप इस डॉटेड लाइन को देखें ए बी, यू सी कि आपके पास जो स्पीड है वो वेरी नहीं करी, इनफैक्ट कांस्टेंट है। बट प्रैक्टिकली आपके पास ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो फ्लक्स है बेशक वोल्टेज कांस्टेंट है आपके पास, रेजिस्टेंस शंट की कांस्टेंट है, लेकिन कुछ और इफेक्ट्स होते हैं जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। सो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये जो फ्लक्स है दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, तो ये वेरी होगा, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली आपके पास, और सिर्फ फ्लक्स ही नहीं बल्कि इनफैक्ट ये जो आपके पास ईबी भी है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो ईबी की वैल्यू भी डिक्रीज होनी है और फ्लक्स की वैल्यू भी आपके पास प्रैक्टिकली डिक्रीज होनी है। ईबी की वैल्यू क्यों डिक्रीज होनी है, क्योंकि ईबी इज डिपेंडेंट ऑन द ड्रॉप इन योर आर्मेचर वाइंडिंग एज वेल, ठीक है। सो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। सो ईबी विल नॉट ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि आईए चेंज हो रहे तो आईए आर ड्रॉप चेंज होगा। Therefore, EB will decrease and also this phi will decrease. This phi decreases because of the effect which is armature reaction, जिसे हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब दोनों इफेक्ट आपके पास कम हो रहे हैं, ईबी भी कम हो रहा है, फाई भी कम हो रहा है, बट आपके पास जो ईबी है उसका जो ड्रॉप है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाई। सो नेट इफेक्ट ये होता है कि आपके पास देयर इज सम डिक्रीज इन करंट, सॉरी डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है जी। तो स्पीड ऑफ शंट मोटर इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द लोड बट स्टिल वी कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट स्पीड मशीन। अच्छा जी, अगर यहाँ पे स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, we are going to discuss these two curves. This first curve is between torque and current, and from this curve we know that IA is directly proportional to T. So आप IA कहें या TA कहें बात एक ही है। So इस कर्व में अगर मैं IA को हटाकर इसकी जगह T लिख दूं या TA लिख दूं तो बात वही रहेगी, ठीक है। And it makes sense why, because these are directly proportional to each other.
तो आपके पास जो फाइनल कर्व मिलेगा बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क, इट विल बी गिवन एज शोन हियर, ठीक है। एंड यू कैन सी कि आपके पास जो स्पीड है इट इज डिक्रीजिंग समवट एज द लोड टॉर्क इज इंक्रीजिंग। So these were the characteristic of a shunt motor, and summary कह लें या conclusion क्या है हमारे पास कि आपके पास डीसी शंट मोटर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। ऑल्दो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है बट ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, सो वी से दैट इट एसेंशियली बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। दूसरी चीज क्या है कि स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास हाई नहीं है शंट मोटर का, क्योंकि जो टॉर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है, एंड दीज मशीन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग हैवी लोड्स। ओके जी, नाउ लेट्स डिस्कस सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का सर्किट आपको यहाँ दिखाया गया, आप देख सकते हैं दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, इट इज इन सीरीज विद योर आर्मेचर, ठीक है। सो करंट जो आपके पास आर्मेचर में फ्लो कर रहा है वही आपके पास फील्ड वाइंडिंग में गुजर रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे लोड मोटर का इंक्रीज होगा आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और फ्लक्स भी बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास चेंज हो रहा होगा। सो फ्लक्स इंक्रीज होगा अगर करंट इंक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो आपके पास क्या होने जा रहा है, फ्लक्स विल डिक्रीज। अब चलिए अगली स्लाइड्स में हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं उन पे एक नजर डालते हैं। ओके जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम विच इज बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, ठीक है। तो टॉर्क की इक्वेशन हम हमें मालूम है, टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन टू टर्म्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन टू टर्म्स, वन इज द फ्लक्स एंड द अदर इज आर्मेचर करंट, ठीक है। यह रिलेशन हमें मालूम है। तीसरी टर्म भी होती है के है बट दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब सीरीज मोटर में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि ये फ्लक्स है आपके पास, दिस फ्लक्स इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द आर्मेचर करंट। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो फ्लक्स की जगह हम सिंपली आई ए कर सकते हैं। तो अगर फ्लक्स को आप आई ए से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, दिस विल देन बिकम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि दीज मोटर कैन प्रोवाइड हायर स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी शंट मोटर में क्या प्रॉब्लम थी कि दे कुड नॉट प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बट दीज मोटर्स कैन प्रोवाइड हायर स्टार्टिंग टॉर्क्स बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट रिमेंबर ये जो रिलेशनशिप है आपके पास दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, दिस इज ओनली वैलिड टिल मैग्नेटिक सैचुरेशन। क्योंकि आपको मालूम है एक वक्त आता है कि इवन इफ यू कीप इंक्रीजिंग करंट फ्लक्स डज नॉट इंक्रीज फर्दर बिकॉज ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सैचुरेशन। सो अगर मशीन सैचुरेट हो गई है तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, दिस विल बी गिवन बाय दिस लीनियर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आपके पास यू कैन सी दैट टॉर्क इज नाउ अगेन directly proportional to IA. So initially you have this relationship, non-linear square relationship, and then you have this linear relationship. तो कर्व किस तरीके से आपको नजर आएगा, दिस विल बी योर कर्व। इफ यू सी सैचुरेशन से पहले दिस इज द पॉइंट, अगर आप देख रहे हैं ओ ए, हेयर यू हैव अ पैराबोला, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है आपके पास तो पैराबोलिक आपके पास कर्व मिल रहा है। और उसके बाद ए टू बी अगर आप देखते हैं इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे मे बी आपको ना दिख रही हो या आप चाहें तो इसे मजीद स्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सो इनिशियली आपके पास जो टॉर्क है वो ज्यादा मिल रहा है आपके पास, ठीक है। सो देयरफॉर ये मोटर्स हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो, सो दैट आप हैवी लोड को जल्दी से अगर आपको मूव कराना हो तो देयर वी आर गोइंग टू यूज दिस सीरीज मोटर, ठीक है जी। So the next characteristic curve is going to be between speed and the armature current, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, स्पीड की इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है स्पीड की इक्वेशन इज दिस, सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eb and inversely proportional to phi. But this eb essentially it does not vary a lot। इसमें बहुत ज्यादा, जैसे हमने पीछे भी बताया था, eb में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो आपको यहाँ ड्रॉप नजर आ रहा है बट इनकी वैल्यू कम होती है बहुत ज्यादा, तो eb कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दिस n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्लक्स, ठीक है। eb को हमने कांस्टेंट माना है, एंड सिंस दिस इज अ सीरीज मोटर, दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ia। तो आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ia, ठीक है जी। और ये रिलेशन हमारे पास कहाँ वैलिड है, जब तक हमारे पास सैचुरेशन रीजन है, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन में फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। आफ्टर सैचुरेशन आपके पास क्या होगा कि सैचुरेशन के बाद दिस फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर स्पीड विल गेट
कांस्टेंट, ठीक है, फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो 1 अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर स्पीड विल बी कांस्टेंट। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, इनिशियली जब तक सैचुरेशन नहीं हुई, इफ यू सी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, यानी अगर आप शुरू में बात करें, फॉर इंस्टेंस एट नो लोड अगर आप बात करें, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि आपके पास आर्मेचर करंट विल बी लेस, एंड इफ आर्मेचर करंट इज लेस देन दिस स्पीड विल बी वेरी हाई, ठीक है। और अगर आर्मेचर करंट आपके पास बहुत कम है फॉर इंस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये स्पीड आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी, इट विल बी सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट स्पीड। So therefore, this type of motor which is series has this problem associated with it, and it should never be started without a load, ठीक है। At no load, क्योंकि no load में आपके पास IA की वैल्यू is almost zero, so N will be infinity, ठीक है। इस चीज का बस आपको ख्याल करना पड़ेगा whenever you are dealing with a DC series motor। और आप यहाँ कर्व देख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास जो कर्व मिल रहा है, दिस इज अ हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। और उसके बाद जब आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। The important point here is this: you have to make sure you do not use this machine without load, otherwise बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग हो जाएगी and machine will be damaged। अच्छा जी, अगर टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, तो अगर हमारे पास टॉर्क लो है शुरू में, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास टॉर्क इज लो, तो इस केस का मतलब क्या है कि आपके पास जो IA है और जो फ्लक्स है वो भी बहुत लो है, ठीक है, क्योंकि IA और फ्लक्स एक ही बात है। अच्छा जी, तो होगा क्या ऐसे केस में आपके पास कि स्पीड विल गेट वेरी हाई, व्हाई, बिकॉज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्लक्स, जो आपको यहाँ दिखाया गया। सो इफ योर टॉर्क इज लो, ठीक है, टॉर्क कम है तो आपके पास आर्मेचर करंट कम है, आर्मेचर करंट आपके पास कम है तो फ्लक्स कम है, और अगर फ्लक्स कम है तो स्पीड आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे आपके पास लोड इंक्रीज होता है तो आपके पास क्या होगा, टॉर्क विल इंक्रीज, ठीक है, टॉर्क इंक्रीज होगा एंड स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब आप इंक्रीज आपके पास लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्मेचर करंट आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। आर्मेचर करंट का मतलब है फील्ड करंट, बात एक ही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो फ्लक्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो द स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5। तो ये बेसिकली आपके पास सिमिलर वही कर्व है जैसे आपको पीछे हमने देखा था बिटवीन स्पीड एंड द आर्मेचर करंट। सो लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन सीरीज मोटर। समरी यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, हम ऑलरेडी इन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। We saw that series motors are used where you require heavy starting torque, ठीक है, जहां आपको heavy load को drive करना हो वहां पे you use series motor, क्यों, because torque relationship is proportional to the square of armature current, ठीक है जी। This machine is not used for constant speed operation. In fact, this is used where you need variable speed operation. But यहाँ पे एक point important है that this machine should never be started at no load, because if you start at no load, then the speed will be infinite because armature current will be zero. Therefore, this machine should never be started on no load. आप क्या करते हैं, उसके लिए आप मिनिमम लोड उसके साथ कनेक्ट करते हैं, एंड वो मिनिमम लोड आपने अकॉर्डिंगली रखना है, इट शुड बी ग्रेटर इनफ टू कीप द स्पीड विद इन safety limits. Finally, students, the characteristics of a compound motor lie between that of a shunt and series motor, ठीक है, इनके दरमियान में होती हैं। यहाँ पे आपको कर्व दिखाए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हुई हैं। दिस मे नॉट बी अ वेरी क्लियर पिक्चर, बट यहाँ से आपको कुछ चीजें पता चलती हैं। जो कंक्लूजन है हमारे पास कंपाउंड मोटर का, क्योंकि इसको मैं डिटेल में नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको एक समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिकॉज इन कंपाउंड मोटर वी यूज बोथ सीरीज फील्ड एंड द शंट फील्ड, यानी सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है, तो हमें दोनों की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिल रहे थे। आपके पास शंट में क्या प्रॉब्लम थी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो बहुत ज्यादा कम मिल रहा था आपको। कंपाउंड में आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू शंट, बट इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन दैट ऑफ सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में क्या प्रॉब्लम थी आपके पास कि मोटर आपके पास एट नो लोड इनफाइनाइट स्पीड पे रन करना जा रही थी, ठीक है, जिससे मोटर आपकी डैमेज हो सकती है। ये चीज यहाँ पे प्रिवेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द शंट फील्ड, ठीक है। सो मोटर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रनिंग अवे एट नो लोड। ये आप देख सकते हैं कि देयर इज सम नो लोड स्पीड, वो इनफाइनाइट नहीं है, सीरीज मोटर में इट वाज इनफाइनाइट।
और अगर आप इसकी स्पीड रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसकी स्पीड रेगुलेशन इज नॉट दैट गुड एज ऑफ a compound sorry of shunt motor. It actually is poorer than that of shunt motor, ठीक है. बट स्टिल द एडवांटेज विद दिस मोटर इज दैट कि आपके पास जो नो लोड के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही थी सीरीज मशीन के अंदर या सीरीज वाउंड मशीन के अंदर, वो अब यहाँ पे आपके पास नहीं है. Okay, जी, now let's have a quick comparison between different types of DC motors. सबसे पहले जो characteristics हम compare करने जा रहे हैं, that is of starting torque, ठीक है? And if you have a look at this curve, you will see that for a given armature current, series motor provides you the maximum current or the maximum starting torque, ठीक है जी? क्योंकि this depends on IA square, जबकि shunt जो है, this is directly proportional to armature current. Whereas जो characteristic है compound की, compound wound machine की, that lies between these two, ठीक है जी? और ये सेम वही बात है जो हमने पीछे कही थी. So the other characteristic is that of speed regulation. अगर आप speed regulation देखते हैं तो सबसे अच्छी जो speed regulation है वो हमें मिलती है for a shunt motor. ठीक है, shunt motor में आपके पास speed बहुत कम vary हो रही है from no load to full load. ठीक है, compound में भी आपके पास बेहतर है as compared to series, but still यहाँ पे जो आपके पास regulation है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी की shunt की थी. और सीरीज में आप देख सकते हैं सीरीज की जो रेगुलेशन है वो ना होने के बराबर. इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्पीड रेगुलेशन, यानी यू डू नॉट वांट टू यूज दिस मशीन फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन. इनफैक्ट ये मशीन वहां यूज होती है जहां आपको वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन चाहिए होता है. ठीक है जी. लास्टली, नो लोड स्पीड की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो शंट मशीन है और जो कंपाउंड है, ये दोनों दे हैव सम कांस्टेंट नो लोड स्पीड एसोसिएटेड विद देम. ठीक है, दे हैव एक्चुअली अ डेफिनेट नो लोड स्पीड. जबकि अगर आप सीरीज में बात करते हैं तो यहाँ पे इट हैज नो डेफिनेट नो लोड स्पीड. ठीक है, नो लोड के ऊपर आपके पास मशीन विल बी डैमेज. देयरफॉर यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मशीन runs should never run at no load. So to conclude this lecture, let's have a look at the application of DC motors. ठीक है, different जगहों पे DC motors use होती हैं, different motors are being used. Shunt motor is used where you want to have a constant operation, constant speed operation from no load to full load. ठीक है, और जहां आपके पास ज्यादा fluctuations नहीं होने वाली है लोड में. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप लेथ मशीन के अंदर बात करते हैं, ड्रिल्स में बात करते हैं. ठीक है, और बाकी एग्जांपल्स भी आपके साथ यहाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं. सीरीज मोटर्स आर यूज्ड वेयर यू नीड लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है, जहां आपको रिक्वायर्ड हो कि एक हैवी लोड को आपको रन करने, फॉर इंस्टेंस आप एलिवेटर्स के अंदर बात करते हैं या आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बात करते हैं. कंपाउंड मोटर की अगर आप बात करते हैं तो ये वहां यूज होती है जहां आप कांस्टेंट स्पीड या स्पीड वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन साथ साथ आपके पास जहां ये पॉसिबिलिटी भी हो कि इरेगुलर लोड्स को आप बर्दाश्त कर सकें, कि अचानक अगर कोई सडनली एक हैवी लोड आ गया है या एक इंटरमीडिएट लोड आ गया है तो उसको आप मैनेज कर सकें. ठीक है, सो इट इज सॉर्ट ऑफ अगेन अ कंप्रोमाइज बिटवीन शंट मोटर एंड सीरीज. दोनों के एडवांटेजेस आपको यहाँ मिल रहे होते हैं. So that was all about the applications of DC motors, and with this we have reached the end of our discussion on DC motors. अब सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास रह जाता है जो हम पहले करना चाहते थे, लेकिन वो मैंने जानबूझ के स्किप किया था क्योंकि दैट इज अ बिट मोर थ्योरेटिकल. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. So that is it for today, students. Thank you so much for being with me. Inshallah, I see you in our next lecture, which is going to be our last lecture for this course. It's Mohammad Uwais signing off. Allah Hafiz.